नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज स्टार्ट हो रहा है आप सभी का इतिहास, और इतिहास का है ये क्लास 9 का ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। और ये बिहार स्टेट सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। या बिहार स्टेट दे रहे हैं, है ना, या फिर आप कोई अदर स्टेट का स्टेट दे रहे हैं, या फिर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, या कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा सेंट्रल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का, सभी के लिए ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इतिहास भूगोल जो भी एनसीईआरटी का बुक है, जितने भी बुक हैं, सभी बुक जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी है एनसीईआरटी का, वो आपका बेस है कि नहीं। कोई किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ये बेस है आपका। अगर इसको आप लाइन बाई लाइन अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लिया, तभी आप आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ये इसका जो टाइम पीरियड था वो 1789 से लेकर के आपको 1799 ईस्वी तक ये चला था। ठीक है, 1789 से लेकर के 1799, और एक एक पॉइंट को आप डैश दे करके अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1799 से लेकर के 1789 से लेकर के 1799 ईस्वी तक ये हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था दोस्तों, ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? लुई 16वें के शासनकाल में ये हुआ था। लुई 16वां का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो लुई 16वां का था 1774 से लेकर के 1793 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रांस पूछा जाता है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। तो आपको पता है कि फ्रांस की राजधानी जो है ये पेरिस में है, और फ्रांस जो है ये एक यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, यूरोप महादेश में ये एक कंट्री है। ठीक है, फ्रांस में जो था ना, वहाँ पे भी राजतंत्र था, है ना। पहले तो क्या था? राजतंत्र था, और बहुत ही निरंकुश राजतंत्र था यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही निरंकुश राजतंत्र था, मतलब जनता पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अत्याचार किया जाता था। जैसे भारत में क्षत्रिय लोग थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र थे, उसी प्रकार से फ्रांस में भी वर्गों में बांटा हुआ था। ठीक है, वहाँ भी 3 वर्ग में बांटे हुआ था, उसको आगे हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, और यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई। देखिए, यहाँ पे लुई 16वां है, लुई 15वां आपको पढ़ने को मिलेगा, लुई 14वां का आपने नाम सुना होगा। तो 14वां हो गया, 15वां हो गया, 16वां हो गया, सब लुई के नाम से चलता है। ठीक है, तो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, लुई 14वां से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। मैं जो जो यहाँ पे लिखते चलता हूँ, वो अपने कॉपी में भी आप पॉज करके नोट डाउन करते चलिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, बस इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो लुई 14वां के बारे में पूछा जाता है कि लुई 14वां जो थे, इनका एक क्या कहना था कि मैं ही राज्य हूँ, है ना। बहुत ही निरंकुश शासक था ये। मैं ही राज्य हूँ, ये खुद को कहते थे मैं ही राज्य हूँ, मतलब जो मैं हूँ वही सब कुछ है ना। इनके मन के मुताबिक मतलब शासन मतलब चलाया जाता था। लुई 14वां का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो 1643 ईस्वी से लेकर के 1643 से लेकर के 1715 ईस्वी तक इसका शासन काल था। ठीक है, तो ये सब डैश दे करके आप लिखते चलिएगा। लुई 14वां का इसने ही कहा था मैं ही राज्य हूँ, इसका शासन काल कब से कब तक था? 1643 से 1715 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लोगों को मना करने के बाद भी नहीं समझते हैं, तो क्या किया जाए? बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं कॉल करके, है ना।
तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति को। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति लाइन बाय लाइन यहाँ हम लोग देखते चलेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। मतलब कि इसी टाइम पे हुआ था। आपको 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, डैश देकर के लिख लीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ, फ्रांस की राजधानी है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 700 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। ठीक है, क्रांति के दिन की बात कर रहा है, 14 जुलाई 1789 के दिन ये घटना घटी थी। हथियारों की खोज में ये बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। ठीक है, जो मैं नोट करने वाला रहेगा मैं आपको बताते चलूँगा। अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल के किले को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। देखिए, बास्तिल का किला पूछा जाता है कि बास्तिल का किला जो था, ये इस जेल को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। और यहाँ पे क्या था? गोला बारूद से यहाँ भरपूर मतलब ये भरा हुआ था और लोग उसको लूट लिए। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर क्या हो गया? मारा गया। कैदी छुड़ा लिए गए और यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। मतलब कि उनको भविष्य में मतलब याद के रूप में रखना चाहते थे, उसको ही बेच दिया गया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए, है ना। और अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। देखिए, भारत में जो है वहाँ पे पाव रोटी आपने मूवी में भी देखा होगा कि अभी भी आप देखे होंगे, खास करके यूरोपियन मूवी, अगर हॉलीवुड मूवी देखिएगा तो पाव रोटी आपको खाते हुए लोग मिलेंगे। मतलब कि लेकिन भारत में क्या है, यहाँ तो डेली ताज़ा रोटी बना करके हम लोग खाते हैं। पाव रोटी यहाँ पे मतलब अभी देखते हैं, यहाँ पे भी बर्गर वगैरह मतलब चलने लगा है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी अभी उतना चलन में नहीं है। यहाँ पे अभी भी 90% जो लोग हैं वो डेली रोटी मतलब बना करके ही यहाँ पे इंडिया में खाया जाता है। लेकिन यहाँ यूरोप में वैसा नहीं था, वहाँ पाव रोटी ही खाया जाता है। ठीक है, रोटी के रूप में अधिकांश जनता पाव रोटी महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती लड़ाइयों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई थी। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो यहाँ पे तो एक पृष्ठभूमि बना रहा है फ्रांसीसी क्रांति का। आगे जो आप पढ़ेंगे वो आपका मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको देखिए, एक चित्र में भी यहाँ पे दिखाया गया है फ्रांसीसी क्रांति को। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, बास्तिल का ध्वंस। बास्तिल जो किला था ना, उसको ध्वस्त कर दिया गया था। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। आगे चलते हैं। अब देखिए, मेन चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी समाज किस प्रकार का था, ये इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी समाज देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बांटा गया था भारतीय समाज को। उसी प्रकार जो फ्रांसीसी समाज है, इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझिएगा। ये पूछा भी जाता है भारतीय समाज कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। ये लिखने वाली बात है। ठीक है, कौन कौन था? तो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। ये क्रम से भी पूछा जाता है, याद रखिएगा चारों को, भारतीय समाज को। लेकिन जो फ्रांसीसी समाज था, ये 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, कौन कौन भाग था? तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। एक तो था प्रथम स्टेट, है ना, स्टेट इसको नाम दिया गया था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट इसको नाम दिया गया। पूछा जाता है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम स्टेट में किस प्रकार के लोग आते हैं, मतलब कौन लोग आते हैं प्रथम स्टेट में? तो पादरी वर्ग के लोग प्रथम स्टेट में, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। द्वितीय स्टेट में कौन से वर्ग आते हैं? तो कुलीन वर्ग आते हैं द्वितीय स्टेट में। और तृतीय स्टेट में कौन से वर्ग आते हैं?
तो तृतीय स्टेट को भी देखिए 3 भागों में बांटा गया है, मतलब अलग अलग। कौन कौन से आएंगे तृतीय स्टेट में? तो बड़े व्यापारी, व्यापारी लोग, फिर अदालती कर्मचारी लोग और वकील लोग। और उसके नीचे कौन आएगा? तो किसान आएगा और कारीगर आएगा। और सबसे नीचे ये पूछा जाता है कि जो तृतीय स्टेट के सबसे जो निचले पायदान पे कौन है? तो छोटे किसान हो गए, भूमिहीन हो गए, मजदूर हो गए, नौकर हो गए। ये जो आता था सबसे निचले तबके के लोग, ये माने जाते थे तृतीय स्टेट में। तो तीनों स्टेट को अलग अलग करके लिख लीजिएगा डैश दे करके। प्रथम स्टेट में कौन आता है, द्वितीय स्टेट में कौन आता है, तृतीय स्टेट में कौन आता है। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो जिस प्रकार भारतीय समाज बटा हुआ था उसी प्रकार फ्रांस में भी समाज बटा हुआ था। आगे देखते हैं कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश, देखिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, डैश दे करके लिख लीजिएगा कि 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। अब लुई 16वां राजगद्दी पर कब बैठा पूछ सकता है, तो 1774 में। कौन से राजवंश से था वो? तो बुर्बो राजवंश से था, और वो था लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र पूछा जाएगा, तो उम्र उसका था 20 साल। लिख लीजिएगा उसका उम्र कितना था? 20 साल। किसका? तो लुई 16वां का। उसका विवाह किससे हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतो एंतोएनेत से हुआ था ना। मेरी एंतोएनेत से उसका विवाह हुआ था लुई 16वां का। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। अब देखिए क्या हुआ कि लुई 16वां तो राजा बन गया, ठीक ना, और उसकी शादी भी हो गई। लेकिन वो क्या पाया कि राज जो कोष है, जो पैसे का जो कोष है, जो पैसा है, वो क्या है? खाली है, खजाना खाली है। अब खाली कैसे हो गया? तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर वो खजाना खाली कैसे हो गया, है ना। लुई 14वां उसके पहले था, 15वां था, उसके बाद ना 16वां बना। तो खजाना तो रहना चाहिए, लेकिन खाली क्यों हुआ? चलिए देखते हैं। तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। मतलब बहुत दिन से युद्ध चल रहा था, इसके वजह से क्या हो गया, जो भी पैसा कौड़ी था वो धीरे धीरे खत्म होते चला गया। आगे कह रहा है कि वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची बोझ अलग से था। अब देखिए जो विशाल महल जो था, शानो शौकत था, उसमें भी तो खर्चा आता है। तो इसके लिए भी मतलब फिजूल खर्ची ये सब था, उसमें भी पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने, लुई 16वां के शासनकाल में, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लुई 16वें, ई लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता किया था। और ये जो 13 उपनिवेश थे, इसको आज़ाद करने में फ्रांस को काफ़ी पैसे खर्च करने पड़े, है ना। इसको धन काफ़ी खर्च करना पड़ा, इस वजह से भी यहाँ इसका खजाना खाली हो गया था। तो ये कारण याद रखना है कि 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद करने में फ्रांस क्या किया था? अमेरिका को सहायता किया था। तो इस वजह से भी खजाना खाली हुआ। और क्या कारण था खजाना खाली होने का? तो युद्ध के चलते फ्रांस का 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया। और इस युद्ध के कारण ही क्या हुआ, देखिए यहाँ जो लिब्रे जो है ना, ये लिब्रे क्या है? तो लिब्रे याद रखिएगा फ्रांस की ये मुद्रा है, लिख लीजिएगा। लिब्रे जो है ये फ्रांस की मुद्रा है। और 1794 में ये जो मुद्रा था लिब्रे मुद्रा, पहले लिब्रे यहाँ पे मुद्रा चलता था, ठीक है। तो ये मुद्रा को समाप्त कर दिया गया 1794 ईस्वी में। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लिब्रे क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा है, और इसको समाप्त कर दिया गया 1794 में। 1794 से पहले यहाँ पे क्या चलता था? तो लिब्रे मुद्रा चलता था, ठीक है। तो युद्ध के कारण ही इस पे 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज इस पे मतलब बोझ हो गया। और जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ था। 2 अरब पहले से था और 10 अरब और हो गया था, 12 अरब तो ऐसे ही बोझ हो गया इस पे। सोच रहे हैं ना। तो सरकार से कर्जदाता, ठीक है, सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। हाँ, तो फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी, ठीक है। क्योंकि कर्ज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा, इनकम तो है नहीं, और कर्ज बढ़ते जा रहा है। अपने नियमित खर्चों जैसे कि सेना के रख रखाव के लिए, राज दरबार के लिए, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। और इसी वजह से जो फ्रांसीसी सरकार था वो क्या कर दिया? टैक्स में वृद्धि कर दिया, मतलब कि ताकि उसको आय मिलेगा।
लेकिन देख रहे हैं यहाँ जो टैक्स जो लिया जाता था फ्रांस में उस टाइम पे, जो 3 वर्ग इसका बाँटा गया था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो टैक्स लिया जाता था ये किससे लिया जाता था? तो ये जो लिया जाता था तृतीय स्टेट से लिया जाता था। यानी कि जो बड़े व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी थे, वकील थे, किसान थे, कारीगर थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन थे, मज़दूर थे, नौकर थे, सिर्फ़ यही लोग टैक्स देते थे। और इसके अलावे वहाँ पे जो पादरी वर्ग के लोग थे और कुलीन वर्ग के लोग थे वो टैक्स नहीं देते थे। और इसी कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों में, मतलब जनता में यहाँ पे रोष था, गुस्सा था, क्योंकि जो बड़े लोग थे वो टैक्स नहीं देते थे, सोच लीजिए। और जो जो बेचारा मजदूर है जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं है वो टैक्स देते थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जाता था वहाँ पे। ठीक है। आगे कह रहा है कि यह कदम भी नाकाफ़ी था। आगे है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बँट गया था। आपको मैंने बताया था कि 18वीं सदी आते-आते ये कितने स्टेट में बँट गया? 3 स्टेट। और तीनों याद रखिएगा, प्रथम में पादरी, द्वितीय में कुलीन, तृतीय में हो जाएगा व्यापारी लोग, किसान लोग, सब ये सब आ जाएगा, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर सब आ जाएगा तीसरे स्टेट में। तो केवल तीसरे स्टेट के लोग ही, यानी कि जो जनसाधारण लोग थे वो ही टैक्स देते थे, यानी कि कर देते थे। तो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा कि फ्रांस में जो क्रांति हुआ था 18वीं सदी में, फ्रांस में कौन से लोग टैक्स देते थे? तो तीसरे स्टेट के लोग टैक्स देते थे। और तीसरे स्टेट में कौन कौन आते हैं तो आपको याद रखना है, बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप नोट कर ले, आपको याद हो जाए सुनते सुनते। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। ठीक है। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जो वहाँ पे फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग कब होता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग कब होता था। तो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग होता था। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। आगे वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आज़ादी में लगभग 90% किसान थे। बता सकते हैं, देख सकते हैं ना कि वहाँ पे जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद जो आज़ाद हुआ देश, उसमें 90% क्या थे दोस्तों? किसान थे। फ्रांसीसी समाज की व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था यही दर्शाता है कि 90% वहाँ किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। किसान तो था 90%, लेकिन वो ज़मीन का जो मालिक था वो किसान नहीं था। वो कौन था? कुलीन वर्ग के लोग थे, बड़े वर्ग लोग थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। सोच लिए, जो कुलीन थे उस और जो चर्च, जो पादरी जो रहते थे, है ना, वो तीसरे स्टेट के लोग उस पर अधिकार किए हुए थे। और किसान के पास, जो 90% किसान थे, उसके पास ज़मीन नहीं था। तो एक एक पॉइंट इसको नोट करते चलना है और समझते चलना है। ठीक है। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जनमता प्राप्त था। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि प्रथम जो 2 स्टेट थे, एक तो कुलीन वर्ग हो गया और दूसरा, पहला जो पादरी वर्ग था, दूसरा कुलीन वर्ग था, इसको जो था जनमना प्राप्त था, मतलब विशेषाधिकार इसको प्राप्त था। एक तो पहला, ये टैक्स नहीं देगा, है कि नहीं, ये टैक्स नहीं देगा। सारा ज़मीन भी इसी का है ना, जो ज़मीन है वो भी इसी का है, बड़े वर्ग भी यही है, पैसे भी इसी के पास है, सब चीज़ इसी के पास है, फिर भी ये टैक्स नहीं देगा। मतलब इस प्रकार का शासन था वहाँ पे, समझ रहे हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, मतलब इसको से टैक्स से
छूट दे दिया था। ये सबसे बड़ा इसको अधिकार दिया गया था। किसको? तो प्रथम स्टेट को और द्वितीय स्टेट को, यानी कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे और पादरी वर्ग के लोग थे, इनको टैक्स से छूट दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको पॉज करके वीडियो को। आगे है कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूलता था। बताइए, जो कुलीन था इसको विशेषाधिकार था, ये अधिकार दिया गया था कि वो किसान से सामंती कर, एक प्रकार का कर था सामंती कर। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि सामंती कर कौन वसूलता था? तो कुलीन वर्ग के लोग किसानों से वसूलता था। लिख लीजिएगा, है ना, कुलीन वर्ग के लोग किसानों से सामंती कर वसूलता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि के लिए बाध्य थे। अब किसान भी बेचारा क्या करे, अब राजा का तो करना ही पड़ेगा काम, है कि नहीं, मजबूरी है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, देखिए अब जो चर्च होता था, जो पादरी होता था, है ना, वो भी पादरी के द्वारा ये कर लिया जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइद कर कौन लेता है? टाइद कर जो लिया जाता था ये पादरी के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक ना, पादरी के द्वारा। तो ये चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइड यानी कि धार्मिक कर, टाइड ये भी पूछ सकता है कि टाइड किस प्रकार का कर था, तो एक प्रकार का ये धार्मिक कर था। तो ये नोट कर लीजिएगा, यही तो है पढ़ने में, और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ये कॉपी अपना हिस्ट्री का अलग से रखिए, उसको नोट करते चलिए। तो ये धार्मिक कर वसूला जाता था किसके द्वारा? तो चर्च के द्वारा, और चर्च में कौन कौन रहते थे? तो पादरी वर्ग के लोग। ठीक है, ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। ठीक है, तो तीसरे स्टेट के जो लोग थे यही तो टैक्स देते थे, और बाकी दो वर्ग के लोग तो टैक्स देते ही नहीं थे। इन करों में टाइल एक प्रत्यक्ष कर था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइल जो था वो किस प्रकार का कर था? तो टाइल कैसा कर था? तो प्रत्यक्ष कर था, यानी कि सरकार के द्वारा लिया जाता था ये कर, यानी कि प्रत्यक्ष कर। उस कर का नाम था टाइल, TAILLE। ठीक है, और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी वहाँ पे शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन आता था दोस्तों? तो जैसे कि नमक पर टैक्स देता था, तंबाकू पर टैक्स लगता था, और रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता था, ये आएगा आपको अप्रत्यक्ष कर। तो ये पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष कर कौन कौन थे? तो नमक हो गया, तंबाकू हो गया, और रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। ठीक है, सिर्फ मतलब जनता पर ही टैक्स लगता था, और जो वहाँ के कुलीन वर्ग के लोग थे, पादरी वर्ग के लोग थे, उस पर टैक्स नहीं लगता था। यहाँ पे देखिए एक फोटो के माध्यम से आपको बता रहा है, क्या दिखा रहा है? कुलीन वर्ग मकड़ा। कुलीन वर्ग को मकड़ा कहा गया है चित्रकार के द्वारा, और किसान को मक्खी कहा गया। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। तो उसको शैतान के रूप में देखा गया है यहाँ के जो राजा थे। अब देखिए क्रियाकलाप आपको करना है, क्या करना है कि बताइए कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। ये आपको इसको देख करके बताना है और पढ़ के बताना है। आगे है दोस्तों, जो जो आपको स्टार दे करके पॉइंट मतलब लिखना है हेडिंग, वो है जीने का संघर्ष। अब फ्रांस में जीने का संघर्ष क्या था, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये मेन हेडिंग दीजिएगा, जीने का संघर्ष। तो फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। 1715 ईस्वी में कितना करोड़ थी? तो 2.3 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी, और 1789 में बढ़कर ये कितना हो गया? तो 2.8 करोड़ जनसंख्या हो गया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस में 1715 में कितना जनसंख्या था? 2.3 करोड़। लिख लीजिएगा 1789 में कितना हो गया? 2.8 करोड़। लगभग ये 50 लाख जनसंख्या बढ़ गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई।
अब अनाज उत्पादन की तुलना में मांग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ रहा है तो मांग तो बढ़ेगा ना। अनाज तो बढ़ नहीं रहा है उत्पादन में, तो मांग तो, जनसंख्या बढ़ रहा है तो मांग तो खैर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य जो था, क्या खाते थे, तो पाव रोटी की कीमत में वृद्धि हो गई। अब वहाँ के तो लोग पाव रोटी ही खाते हैं, आपको पता ही है, तो इसमें तो वृद्धि होगा ही होगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, है ना। मालिक ही तय करते थे कि आपको कितना मजदूरी दिया जाएगा, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई क्या होती गई, चौड़ी होती गई। अब बेचारा जिस अनुसार से मजदूरी करता था, उस अनुसार से उसका मजदूरी दर नहीं बढ़ रहा था, तो महंगा मतलब खाई तो बढ़ेगा ही ना। गरीब आदमी गरीब होते चला गया, अमीर आदमी अमीर होते चला गया। स्थितियां तब और बदतर हो जाती, तब सूखे या ओले के प्रकार से पैदावार गिर जाता। यहाँ पे देखिए, राजा तो निरंकुश था ही, उसके साथ साथ भगवान भी निरंकुश हो गए। मतलब कि सूखा भी पड़ गया, ओला वृष्टि भी हो गया। तो ओला वृष्टि हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो फसल और भी पैदा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, किसान लोग एक तो टैक्स भी ले लेता था ज़्यादा, है ना, किसाने टैक्सों देता था और खाने के लिए भी इसको नहीं बचता था, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। ठीक है, जीविका संकट क्या होता है दोस्तों, तो जीविका संकट मतलब होता है ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में लगते हैं, तो उसको कहते हैं जीविका संकट। मतलब कि जीने का जो एक न्यूनतम साधन है वो भी हमको नहीं मिल पा रहा है ना, खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, तो उसी को कहते हैं जीविका संकट। ठीक है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए, एक चीज़ छूट गया था, इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है ये। ठीक है, नए शब्द, लिवरे, मैंने लिवरे बताया था कि लिवरे क्या था, तो ये है फ्रांस की मुद्रा, इसको डैश दे देकर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रांस की ये मुद्रा है लिवरे, और इसको 1794 में समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है एस्टेट। एस्टेट क्या होता है, तो क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाले श्रेणी, जैसे कि देखते हैं यहाँ 3 श्रेणियों में बांटा गया था, 3 स्टेट में बांटा गया था, है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो वही स्टेट था और कुछ नहीं है। जैसे भारत में 4 वर्गों में बांटा गया था, तो वर्ग मान लीजिए या फिर स्टेट मान लीजिए। ठीक है, अगला है देखिए पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग का क्या काम था, लिख लीजिएगा, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति को ही कहा जाता था पादरी वर्ग। ठीक है, टाइद क्या होता था, अभी बताए थे, टाइड जो था एक प्रकार का टैक्स था, है ना, तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला ये कर था, लिख लीजिएगा डैश दे करके, कि टाइड टाइड जो था, ये चर्च के द्वारा यानी कि पादरी के द्वारा ये वसूला जाता था। और यह जो कर था दोस्तों, ये कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृषि उपज के कितने हिस्से के बराबर लिया जाता था, तो जो टाइड कर था वो 10वां हिस्सा लिया जाता था। और नेक्स्ट जो कर है वो है एक प्रकार का टाइल कर, और टाइल जो है सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। ठीक है, और टाइल कैसा कर था, तो आपको बताए थे ना, ये प्रत्यक्ष कर था। कैसा था, तो प्रत्यक्ष कर था टाइल। ठीक है, और टाइद जो था एक प्रकार का कैसा था, तो ये धार्मिक कर था, है ना, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, सारा चीज़ नोट करते चलिएगा, तभी आगे काम होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी बताया कि जीविका संकट क्या होता है, तो मैंने समझा दिया कि जीविका संकट मतलब कि ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। मतलब कि जीने के लिए आपको क्या चाहिए, जीने के लिए कम से कम एक घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और खाने के लिए खाना चाहिए। तो 3 चीज़, तो कपड़ा, रोटी, मकान, ये 3 चीज़ महत्वपूर्ण है जीने के लिए, और ये भी चीज़ अगर नहीं मिले तो उसी को कहेंगे जीविका संकट। ठीक है, और अनाम तो जानते हैं, जिसका नाम मालूम नहीं हो उसी को कहते हैं अनाम। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर के द्वारा यहाँ पे जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है यहाँ पे आपको समझाया है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य वर्ग के बारे में। मेन आप हेडिंग दीजिए मध्य वर्ग। ठीक है, मध्य वर्ग आप एक हेडिंग दीजिए, और उसके नीचे कुछ नोट्स हम लिखवाएंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना।
ठीक है, मध्य वर्ग यानी कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब जो विशेषाधिकार प्राप्त था, जैसे कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को जो विशेषाधिकार प्राप्त था, उसको समाप्त करने के लिए, अंत करने के लिए मध्यम वर्ग मतलब एक उभरा, मतलब कि एक नया वर्ग आया। और इस वर्ग का क्या कहना था, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। कह रहा है कि पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। आपको पता है कि स्टार्टिंग के समय भी किसान लोग थे, जो कामगार लोग थे वो विद्रोह किए थे, मतलब टैक्स बढ़ा दिया गया था उसके वजह से। परंतु उसके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। ठीक है, आगे है कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। यही जो मध्य वर्ग जो है, जिसे नाम दिया गया मध्य वर्ग। तो ये लाइन आपका इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे क्या कहा गया, तो जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, और जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार तथा ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित किया था। और ये जो मध्य वर्ग था, ये समुद्र पारीय मतलब क्या होता है, ये समुद्र के द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसी को समुद्र पारीय व्यापार। उस समय ऊनी व्यापार होता था, रेशम का व्यापार होता था। इसके मतलब उत्पादन के बल पर वो क्या किया, धीरे धीरे अपना पैसा अर्जित किया। ये मध्य वर्ग के लोग ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था, या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें शामिल थे। तो आपको पूछ सकता है कि ये जो मध्य वर्ग था दोस्तों, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य वर्ग में कौन कौन लोग शामिल थे। तो नोट कर लीजिए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, याद रखिएगा। तो तीसरे स्टेट के व्यापारी लोग, तीसरे स्टेट में कौन कौन आते थे, व्यापारी आते थे। ठीक है, और कौन आते थे, अदालती लोग आते थे, वकील लोग आते थे, है ना, बड़े व्यापारी आते थे। तो ये सब मध्य वर्ग में शामिल थे। इसके अलावा कौन कौन थे, तो प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें शामिल थे। तो ये पूछा जा सकता है कि मध्य वर्ग में कौन कौन शामिल थे। ठीक ना, ये सभी पढ़े लिखे लोग थे। क्या थे, पढ़े लिखे लोग थे। और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। जो जन्मना विशेषाधिकार था, मतलब कि वो जन्म से ही उसको विशेष अधिकार दिया गया था, वो अधिकार नहीं होना चाहिए, है ना। कर्म के आधार पर उसको अधिकार मिलना चाहिए, जन्म के आधार पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये कहना था किसका, तो मध्य वर्ग के मतलब लोगों का ये कहना था। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा कि मध्य वर्ग का क्या कहना था कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार होना चाहिए वो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, है ना, कर्म के आधार पर होना चाहिए, ये नहीं कि जन्म के आधार पर होना चाहिए। तो ये मध्य वर्ग के लोगों का कहना था। कब, तो 18वीं सदी में। ठीक है, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की कल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। तो यहाँ पे नोट करके एक चीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, ये नोट में लिखिएगा आप। ठीक ना, क्या लिखना है नोट में, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फ्रांस में क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे दार्शनिक भी उत्पन्न हुए, पैदा हुए। और वो दार्शनिक का क्या कहना था, तो वो भी तीसरे स्टेट के जो बात था उसको थोड़ा समर्थन दिए कि, और वो व्यक्ति थे जॉन लॉक और जया जॉक। कौन थे, जॉन लॉक और जया जॉक। ये दो क्या थे, तो ये मनोवैज्ञानिक भी थे, एक प्रकार के एक मनोवैज्ञानिक भी हैं और दार्शनिक भी हैं ये। ठीक ना, तो नोट कर लीजिएगा, ये मनोवैज्ञानिक भी है जॉन लॉक और एक दार्शनिक भी हैं। ये रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत किया था, क्या किया था, तो अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में इनका एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ये किनकी पुस्तक है, इसमें कह रहा है लॉक ने। तो ये पुस्तक है दोस्तों जॉन लॉक की। जॉन लॉक की पुस्तक का क्या नाम है, टू
ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने क्या कहा है, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। तो ये लाइन को पूरा आप लिख लीजिएगा, यानी कि नोट करके कि जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है, आगे है कि रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, है ना, जया जॉक रूसो, एक क्या नाम था, जया जॉक रूसो, एक और था ना, देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, जया जॉक रूसो। ठीक है, तो जया जॉक रूसो क्या किए, तो इसको आप नोट में ही लिखिएगा, दूसरा नोट में, कि जया जॉक रूसो ने इसी विचारों को, मतलब कि निरंकुश अधिकारों को जो सिद्धांत का जो खंडन किया था जॉन लॉक ने, उसी के विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। ठीक है, आगे देखिए, एक दूसरा नोट करके लिखिएगा, और ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज, क्वेश्चन पूछा जाता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है। तो लिखिएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के रचयिता मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। जो इनकी पुस्तक था द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने क्या कहा कि जो सरकार है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, विधायिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए, और इसके बीच सत्ता का विभाजन की बात कौन कहे थे, तो मॉन्टेस्क्यू ने कहे थे। किसमें कहे थे, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी पुस्तक था, इसमें कहे थे। तो ये पूरा लाइन जो है आप नोट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, आगे हैं कि जैसे मैंने बताया था कि अमेरिका में जो 13 उपनिवेश थे जिस पे ब्रिटेन का शासन था, उसको खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ की मॉडल भी सरकार बन गई। और ये जो आज़ाद कराने में फ्रांस का काफ़ी अधिकार था, इस पे मतलब हाथ था, और इसके वजह से ही भी फ्रांस में क्या था, मतलब कि आर्थिक संकट वहाँ पे भी उत्पन्न हो गया था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों और सैलॉन की गस्तियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी, और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार हुआ था। पुस्तकों एवं अखबारों के लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके। लुई कह रहा है कि इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा उठ खड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखिए, लगभग आपका आज का चैप्टर यहीं पे हम समाप्त करेंगे। फिर इसके आगे जो कल होगा दोस्तों, वो होगा क्रांति की शुरुआत, है ना। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो आपको दिया गया यहाँ पे, प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों के वृत्तांत, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो है आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीतिक में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। क्या लिखा, ठीक है, ये जो था ना, ये फ्रांस की क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाए थे। ठीक है, कौन, तो जॉन दांतन, इन्होंने ही क्या लिखा है उस क्रांति के बारे में। तो चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कथन से संबंधित भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कथन जो है ये किसका कथन है, तो जॉन दांतन का। ठीक है, क्या कह रहे थे कि मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलने की असंभव थी। पेरिस का जो न्यायालय था उसमें नौकरी मिलना असंभव था। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं तो जन्मजात क्या था,
कुलीन था, कुलीन वर्ग का था ये लोग, मतलब कि मतलब प्रथम स्टेट में, द्वितीय स्टेट में आते थे। न ही मेरा कोई संरक्षक था और चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू क्या था दोस्तों? तो ये फ्रांसीसी पैसा था। पूछा जाता है कि सू क्या था, है ना? तो लिख लीजिएगा, सू जो था एक फ्रांसीसी पैसा था। सू तक नहीं था, एक सू भी इसके पास नहीं था, मतलब एक भी पैसा इसके पास नहीं था। पुराने दोस्तों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर भी उपलब्ध नहीं कराए थे। तो ये कहना था किसका? जॉर्ज डाल्टन का। एक क्रांतिकारी थे जो राजनीतिक में सक्रिय थे। दूसरा जो क्रांतिकारी थे, इसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कथन में कि आर्थर यंग, ये कौन व्यक्ति थे? इनका नाम था आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज थे, और इन्होंने 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा किए थे। ये पूछा जाएगा कि आर्थर यंग तो अंग्रेज जो थे 1787 से 89 से कहाँ की यात्रा किए थे? तो फ्रांस की। और इन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत जो ये लिखे हैं, और इस वृत्तांत में यह टिप्पणी आपको दिया गया है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन भी दिया जाता है कथन के रूप में कभी कभी। कह रहा है कि सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति में बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसमें मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता। तो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। तो ये किसके बारे में कह रहा है, ये आपको यहाँ पे समझना है। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है आपको क्रियाकलाप करना है कि यहाँ यंग के द्वारा, है ना, यानी कि आर्थर यंग के द्वारा क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है। आप इसमें को पढ़िएगा और समझिएगा कि जो आर्थर यंग थे, ये जो ऊपर पढ़े अभी, ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय था, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, सन 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास होता था। तो आज दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग देखेंगे क्रांति की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होगा क्रांति की शुरुआत। ठीक है, तो चलिए यहीं से समाप्त करते हैं वीडियो को। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।